परिचय ये इंदौर के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मैं इंदौर की बेटी का परिचय इंदौर के लोगों से नहीं करा सकता। ये परिचय उन लोगों के लिए है जो हमसे अभी नए जुड़ रहे हैं। दिव्या दीदी इंदौर की एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम रेड क्रॉस से जुड़ा हुआ है, एक्स डायरेक्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत सरकार के लिए भी काम करती रही हैं। ज्वाला संस्था को जन्म दिया है दीदी ने। प्रखर वक्ता हैं, विषय की समझ रखती हैं, और आज जो पूरा विश्व जिस चर्चा में सम्मिलित है उसके लिए दीदी को बुलाया गया है। मेरा पहला सवाल दीदी से सीधा है। पूरा विश्व जानना चाहता है, सजा मिलेगी पर कब? नमस्कार, बहुत धन्यवाद। आज यहाँ आकर अभिभूत हूँ और आपसे रूबरू हो रही हूँ। आपके कारण बहुत लोगों से आज उनके सामने सवाल जवाब, उनके मन में जो कौतूहल होगा, आपके माध्यम से उन सबके जवाब देने की कोशिश करूँगी। जवाब तो मिलेगा, माकूल मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि अब ये जो नया हिंदुस्तान है, जो नया भारत है, ये भारत अब, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, वी डोंट टेक थिंग्स लाइंग डाउन, वी आर नॉट द सेम। अब हम ये नहीं सहेंगे, नहीं करेंगे, हम भरपूर जवाब देंगे। अच्छी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और उनकी जो सक्षम टीम है, जिसमें एस जयशंकर जी, जिसमें अजीत डोभाल जी, ये जो लोग हैं ये बहुत रणनीतिकार लोग हैं। और हैरानी की बात और अच्छी बात ये है कि पूरे देश को भरोसा है। किसी एक की आवाज़ नहीं उठी कि जिसने बोला हो कि क्यों, कब, कैसे, किस लिए। सबको पता है कि मिलेगा, जवाब मिलेगा और भरपूर मिलेगा। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पटना से डिक्लेयर करा है कि ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, वहाँ तक ले जाकर मारेंगे जहाँ पर ज़मीन उनकी नेस्तनाबूद कर देंगे। ये जो एक स्टेटमेंट देता है, ये एक मस्कुलर पौरुष स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी जाने जाते हैं। पुरानी कार्यशैली, कार्यपद्धति है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। हमने ये उरी और पुलवामा के बाद हमने ये देखा है। तो इसलिए पहलगाम का जवाब मिलेगा, माकूल जवाब मिलेगा, भरपूर जवाब मिलेगा, मोसाद स्टाइल में मिलेगा। लेकिन अब रॉ मोसाद की तरह ही काम करने लग गया है और हमारी इच्छा शक्ति, हमारी जो एक प्रबल इच्छा शक्ति है, सबल इच्छा शक्ति है, हमारी जो सोच है, हमारा जो शौर्य है, पराक्रम है, तैयारी है, उसके साथ हम करेंगे और भरपूर जाके करेंगे, घर में घुस कर करेंगे। आप मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैं। ये दोनों विषय संवेदना से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, ऐसा कोई स्टेट नहीं था जिसका व्यक्ति ना मरा हो उस दिन। आपको नहीं लगता सर्वदलीय बैठक की जरूरत ही नहीं थी? सीधे एक्शन होना चाहिए था। क्यों पूछना है अब हमको किसी से? संवेदनशील विषय पर तो हम सीधे बात कर सकते हैं और सीधे एक्शन कर सकते हैं। कर भी सकते थे, कर भी देना चाहिए था। लेकिन फिर भी माननीय मोदी जी अभी भी इसे अगर कहें कि हम डेमोक्रेटिक वे पे विश्वास करते हैं, करना चाहिए। यदि हम डेमोक्रेसी ना होते तो हम एक्शन ले लेते और बाद में बताते रहते। लेकिन सब दलों को साथ में लेके चलना ये हमारा बड़प्पन है। हमें उनको इन्फॉर्म करना ये हमारा बड़प्पन है। हमें उनको, ताकि वो मिसगाइड ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। वरना कोई बाहर जाके अजीबोगरीब प्रश्न खड़े कर दे, अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दे दे, जो अभी भी चल रहा है। सर्वदलीय बैठक होने के बावजूद ऐसे महानुभाव हैं, एक लाल टोपी वाले महानुभाव हैं, एक और हमारे बचपन वाले महानुभाव हैं जो अभी तक वयस्क नहीं हो पाए, वो अभी भी इस तरह के प्रश्न करने में लगे हुए हैं, जिन्होंने कश्मीर वहां जाके तो बोल दिया कि हाँ ठीक है हम सरकार के साथ हैं, लेकिन जैसे ही वो कश्मीर की धरती पर लैंड करे उन्होंने बोला कश्मीरी युवाओं के साथ हम खड़े हैं। क्या खड़े हैं आप युवाओं के साथ? और क्या कहना चाहते हैं आप युवाओं को? क्या ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी धरपकड़ हो रही है वो गलत है? किस तरह के मैसेज देने में लगे हुए हैं और क्यों कर रहे हैं? सर्वदलीय बैठक के अंदर जो बंद कमरे में बैठक हुई थी,
सुनने में आया है कि उस बैठक में भी उन्होंने बहुत सारे इस तरह के उल जलूल प्रश्न खड़ा करने की कोशिश करी थी, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में उन सबको एक बहुत अच्छा जवाब दिया था कि आप चुपचाप शांति से बैठिए और बाहर जाके सबके सब, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, तमीज से एकजुट होके स्टेटमेंट दीजिएगा, क्योंकि अभी इस समय देश की एकजुटता, एकमतता होना बहुत आवश्यक है। अगर आप जाके तरह तरह के जवाब देंगे, जैसा कि आप हार्वर्ड में जाके करके आते हैं, या जैसा आप अपनी बाहर की विदेशों की यात्रा में आप बहुत महिमा मंडन करके आते हैं, वो अब आप नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला जी ने भी प्रयत्न करा था, महबूबा जी तो हमेशा करती रहती हैं, वो तो बातचीत का रास्ता उनका खुला ही रहता है, वो कहती हैं कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ होना चाहिए। अभी तक सबक या तो सीख नहीं रहे हैं या सीखना नहीं चाहते, या अपने आका उनके जहाँ बैठे हुए हैं, जिनसे शायद उनका बहुत प्रेम है या बहुत पैसे का लेन देन है, वो सब अभी भी चल रहा है। क्या हमें चुनाव वाकई कराने चाहिए थे? क्या उमर अब्दुल्ला को वाकई वहाँ बिठाना चाहिए था? क्या उमर अब्दुल्ला की इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? लोग इंटेलिजेंस फेलियर सेंटर का बताते हैं, मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री वहाँ लोकल हैं, उन्होंने क्यों नहीं इंटेलिजेंस टिप्स दी? वो क्या कर रहे थे वहाँ बैठे हुए? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं, और किसी ने बीच में प्रश्न उठाया भी है कि क्या उमर अब्दुल्ला अभी भी कुछ करने में लगे हुए हैं? सोचने वाली बातें। एक पुरानी कहावत है कि कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का हत्था नहीं होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता नहीं होता। हमने हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो उतारे ही नहीं कि वो चुनाव लड़ते घाटी में, और आज हम बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर उनका है या हमारा है। तो आपको नहीं लगता कि इंटेलिजेंस का फेलियर अपनी जगह है और एक्शन अपनी जगह होना चाहिए? देखिए, अगर आप जम्मू कश्मीर के चुनाव को अगर आप बात करें तो बहुत क्लियर डिवाइड है वहाँ पर। जम्मू में सारी सीटें हमारी हैं, और जम्मू और घाटी में यही फ़र्क है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन अभी भी, जम्मू की पॉपुलेशन अभी भी हिंदू पॉपुलेशन है, घाटी की पॉपुलेशन अभी भी मुस्लिम पॉपुलेशन है। डेमोग्राफी का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा और एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। यदि हमें 370 को हटाने के बाद आबो हवा बदली है, मैं श्रीनगर लगातार ऑलमोस्ट हर वर्ष मेरा जाना हो रहा है, और मैं जाती हूँ वहाँ, जाके जो मैंने तब्दीलियाँ देखी हैं वो मैंने समक्ष प्रत्यक्ष देखा है वहाँ। तो चेंज तो है, और आप ये मानिए, अगर मान लीजिए आज पहलगाम की घटना के बाद सब हाथ जोड़ के खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि तुम मत जाओ, रुक जाओ, हम तुमको फ्री दे देते हैं, पानी दे देते हैं, बिस्किट दे देते हैं, टॉफियाँ बच्चों को खिला रहे हैं, क्यों? पेट पे लात पड़ी है साहब। जो इतने दिनों से वो कमाइयाँ कर रहे थे, जब मैं लास्ट कश्मीर गई, किसी एक स्कूटर वाले ने मेरे से कुछ बहुत ज़्यादा पैसे मांगे, तो मैंने उससे कहा कि थोड़ा ज़्यादा नहीं है ये? बोले मैडम ये कश्मीर है, यहाँ कैश चलता है। सही बात बोली उसने, 100%। सो अब परेशानी ये कि उनके पेट पे लात खुद ने मार ली है। और जैसे पंजाब में, पाकिस्तान पंजाब में कोई एक वीडियो कल आया, तो उस वीडियो में ये कहा गया की कर लेता है तुसी, ऐ की कर देता है। मतलब अब उनको ये समझ में आ रहा है कि करा किसने, भुगतेगा कौन। कर तो दिया। ये सारा का सारा जो तंत्र हुआ वहां पर, वो तंत्र अब उनको बहुत परेशान करेगा, और इसका लंबे रेपरकशंस होंगे, चाहे पाकिस्तान के लिए हो, चाहे कश्मीरियों के लिए हो। जो आपने प्रश्न करा था वो ये, घाटी में हमारे कैंडिडेट्स क्यों नहीं हैं? टू अर्ली। चेंज को, बदलाव को लाने में एक अमूमन अगर हम डेटा देखते हैं तो 3 चुनाव लगते हैं बदलाव लाने के लिए, ऐसा हिस्ट्री कहती है, ऐसा सर्वे कहता है। 3 चुनाव, ये तो पहला चुनाव था। अभी हम सारा का सारा, अगेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेमोग्राफी है। अगर आपको कश्मीर अपना करना है तो आपको डेमोग्राफी चेंज करनी पड़ेगी। चेंज करने के लिए हमें वहाँ पे धीरे धीरे हमारे लोग बसाने पड़ेंगे, कुछ रास्ते खोलने पड़ेंगे, कुछ नए एवेन्यूज़ डालने पड़ेंगे, चाहे वो एक्स आर्मी मैन हो, एक्स सर्विसमैन हो,
कुछ इस तरह के कार्यकर्ता हों जो वहाँ पे बैठे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़मीनें अभी भी है वहाँ पर, जो जाना चाहते हैं वहाँ। हम उनके लिए लॉज, रूल्स, प्रोटेक्शन थोड़े से अच्छा कर दे, वो जा सकते हैं। अभी एक लड़का है, जवान लड़का है, मुझसे हमेशा वो संपर्क में है। हैरानी की बात मैं बताती हूँ आपको। वो कहता है मैडम मेरा ज़मीन अभी भी है वहाँ पर, मैं जाना चाहता हूँ और वहाँ रह के गाड़ना चाहता हूँ, फुल ऑफ एंथुसियाज्म करना चाहता हूँ, लेकिन मैडम मुझे कम से कम मेरे प्रोटेक्शन के लिए एक राइफल का तो लाइसेंस चाहिए, जो बनता है, वाकई बनता है। अब परेशानी ये है, आई एम सॉरी अगेन, परेशानी ये है कि राइफल का लाइसेंस लेने के लिए उसको जो घूस देनी पड़ रही है वो इतनी ज़्यादा है कि वो कहता है मैडम उसको घूस दे दूंगा तो मैं जाऊँगा कैसे और करूँगा क्या। तो समस्या ये है कि क्या हम इस तरह के मैपिंग करके इस तरह के लोगों को ढूंढें जो जज्बे से भरे हुए हों, जो उस मन का उनका मादा हो कि मैं चला जाऊँ और मैं जाके मैं कुछ कर दूँ। ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे, सिर फिरे हैं, सिर पे कफन बांध के बैठे हुए हैं बदला लेने के लिए और कुछ बदलाव लाने के लिए। ऐसे लोगों का चयन होना चाहिए, वहाँ पे भेजा जाना चाहिए। जिस दिन डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, हमको भी प्रोडक्शन करना आता है, हमको भी बच्चे पैदा करना आता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कर सकते हैं। डेमोग्राफी चेंज होगी, समा बदलेगा, कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। इजराइल जैसा छोटा सा देश और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसा बड़ा, राष्ट्रपति अमेरिका के कहते हैं कि उनका मैटर है, आपसी मैटर है, वो जैसा चाहें वैसे उसको सुलझा सकते हैं, उनका पुराना मैटर है। सिर्फ इतनी सी प्रतिक्रिया और इसके बाद फिर हमारा एक्शन तुरंत ही हो जाना चाहिए था। दोनों ही एग्जाम्पल हैं, छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो। इवन साइंस के अंदर एक एग्जाम्पल है कि छोटे से जानवर के ऊपर अगर पैर लग जाता है तो वो एक सुगंध छोड़ देता है ताकि आसपास वो कम से कम डिफेंस क्रिएट कर सके। हम तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। नो 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 नो, कर नहीं पा रहे नहीं है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का लॉ कहता है। हम वो रिएक्शन, मैंने फिर कहा, हम वो रिएक्शन करेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। मान लीजिए आज अगर आपने पीओके कर लिया, मान लीजिए आज आपने बलूचिस्तान पे एक रेखा खींच दी, हमको ये ना भूलना चाहिए कि बांग्लादेश का फ्रंट भी खुला हुआ है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि मालदीव अभी भी सिर उठाने के लिए तैयार है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि नेपाल जितना मर्जी बोल दे कि मैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहता हूँ, अभी बना नहीं है वापस। तो हमारे बहुत सारे फ्रंट्स हैं जो खुले हुए हैं, हमारे बॉर्डर्स अभी भी पोरस हैं। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी जो हैं वो एक अलग सिरदर्द है, जिन्होंने बॉर्डर्स को पोरस करके, पोरस यानी छलनी जैसा, जहाँ से अभी भी इन्फिल्ट्रेशन लगातार आ रहा है। वी हैव टू बी वेरी सिक्योर बिफोर वी टेक एनी एक्शन। उत्तेजना में लिया हुआ कई बार इस तरह का रिएक्शन कभी कभी बहुत घातक भी सिद्ध हो सकता है। हमें मालूम है कि हमारे पास राफाल है, हमें मालूम है कि हमारे पास एक से बढ़कर एक हमारे पास वेपन्स हैं, वेपनरी हमारी बहुत अच्छी है। जहां उनके पास सिर्फ 3 दिन का असला है, हमारे पास असले की कोई कमी नहीं है। जहां उनके पास फॉरेन रिजर्व सिर्फ 35 मिलियन है, हम 770 मिलियन पे बैठे हैं, तो इसलिए उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन आज अगर हम स्ट्रैटेजिकली चले, आपने अभी ट्रंप का बयान आपने डिक्लेयर कर दिया, चाइना ने कल डिक्लेयर कर दिया, वी हैव नथिंग टू डू विद इट बिकॉज एवरीथिंग इज बिजनेस। यहाँ पे दोस्ती और दुश्मनी पैसे के कारण होती है। अमेरिका के लिए आज अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध हो जाए, उनके लिए खुशी का विषय इसलिए होगा क्योंकि उनके वेपन्स बिकेंगे। वो हमें बाजार समझते हैं, वो पाकिस्तान को बाजार समझते हैं। अगर आपने उनके रक्षा मंत्री का, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आपने बयान सुना और पढ़ा हो, उसमें उन्होंने साफ क्या कहा है कि आपके लिए 30 सालों तक हमने आतंकवाद करा है, आपके लिए। यानी अमेरिका CIA के कहने पर अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद करा, इसका अर्थ क्या है कि उन्होंने मान भी लिया कि हमने आतंकवाद करा, और उन्होंने मान भी लिया कि हमारी वो धरती आपके लिए काम कर रही थी पहली बार। लेकिन ये कह देने से, भूल भुलैया में कह देने से, बड़बोलेपन के कह देने से आपने एडमिट तो कर दिया। आप कैसे सोच सकते हैं कि जेम्स हेडली को वो वापस कर देंगे? जेम्स हेडली CIA का आदमी था जिसने 26/11 करा, कैसे कर देंगे? आपने एक मुल्ला अगर हमें दे दिया, उसके साथ वाला, तो क्या हम सोचे कि अमेरिका ने बहुत कुछ कर दिया हमारे लिए? नहीं, उन्होंने जेम्स हेडली को तो प्रोटेक्ट कर दिया जो CIA का आदमी था। तो फिर
इसका मतलब ये है कि अमेरिकन इंटरेस्ट, डीप स्टेट इंटरेस्ट अभी भी फुल्ली 200% हमारे साथ नहीं है। जब हमको इस तरह के इंटरनेशनल प्रेशर्स के साथ आगे बढ़ना हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमको देखना पड़ता है। कल फ्रांस है, कल हमारे को जर्मनी है, कल हमारे पास इस तरह के यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में हम जब जाके बात करेंगे, बोलेंगे, खड़े होंगे तो हमें अपने आप को प्रूव करना है। हम आज दिन तक 26/11 की डोसियर्स दे दे के परेशान हैं और वो मानने को तैयार नहीं थे कि आतंकवादी हमला था। तो बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं जिनको हमको सॉल्व करना रहता है। इंटरनेशनली वी हैव टू बी वेरी सिक्योर, उसके पहले हम ये एक्शंस नहीं ले सकते। आ सिंधु सिंधु पर्यंत यस्य भारत भूमिका भारत भुश्चैव पुण्यभूमि सवै हिंदू ऋतुस्वदा। सिंधु के बारे में ये श्लोक हमेशा बोला जाता है। तो ये जो सिंधु का पानी रोकना है या वहां पर छोड़ना है, इसके बारे में आपका क्या वर्जन है? बड़ी हैरानी और आश्चर्य की बात आपको बता दूं, मैं अभी पिछले हफ्ते मैं चंबा थी। चंबा हिमाचल प्रदेश का बहुत ऊपर एक छोटा सा कस्बा है और वो कस्बा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। बॉर्डर है, एकदम बॉर्डर है। और वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। जिस गेस्ट हाउस में मुझे ठहराया गया था वो NHPC का गेस्ट हाउस था। NHPC यानी वो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं। रावी पे डैम बना हुआ था। अब मैं बाई चांस कौतूहलवश, जैसे हम हमेशा रहते, गूगल जिंदाबाद, मैंने फटाफट गूगल खोला, रावी नदी का कितने डैम बने हुए हैं, पानी कितना जा रहा है, और सिंधु नदी और 5 नदियों का पानी वगैरह वगैरह मैं सब पढ़ने लगी और ये घटना हुई। तो आप अगेन सबको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे पास सिर्फ 20% पानी है। द इंडस वैली ट्रीटी जो हमारे महानतम नेहरू जी ने साइन करी थी, 80% पानी पाकिस्तान को जाता है। नदियां हमारी, जल हमारा, स्रोत हमारा, 80% पानी पाकिस्तान को जाता है। उनसे संसद में पूछा गया, प्रश्न पूछा गया कि ये क्या ट्रीटी है भाई, कैसे साइन कर रहे हो? नहीं, वो बेचारे पानी को तरस जाएंगे। आप महान बनना चाहते थे? क्या प्रूफ करना चाहते थे? आपकी एलिजेंस किसके साथ थी? फूल टांगने से आप चाचा नेहरू बन गए? सॉरी, आपने जो गड्ढा खोदा देश के लिए, उसके आपने दूरगामी परिणाम कभी दूर दूर तक सोचे भी नहीं। हैरानी की बात और आश्चर्य की बात आपको बता दूं, इंडस वैली ट्रीटी को एब्रोगेट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। साइलेंटली काम कर रहे हैं, ओवरनाइट डिसीजन नहीं है ये। पिछली बार भी जब ये हमला हुआ था तब माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ये उनका स्टेटमेंट था। तब किसी ने सोचा नहीं था कि वो स्टेटमेंट दे क्यों रहे हैं। वो स्टेटमेंट उन्होंने इसलिए दिया था कि पानी नहीं बहेगा, अब वहां नहीं जाएगा। इसकी तैयारी 10 वर्षों से चल रही है। सारी कैनाल्स डाइवर्ट करने के लिए पानी बराबर बन रही हैं, बनती चली जा रही हैं, अगले 2 साल तक और कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन पानी डाइवर्ट करने की हमारे पास पूरी तैयारी है। हमने अब, कल आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, झेलम में पानी छोड़ दिया गया, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई वहां पर। किसी भी किसान के लिए पानी का, रेगुलेटेड पानी का होना, रेगुलेशन हमारे पास है। वी कैन रेगुलेट, मतलब हमारी पूरी 10 साल की तैयारी है। माननीय मोदी जी आज जो कहते हैं उसके लिए आप ये मान के चले कि उनकी तैयारी बहुत पहले से, और अब उन्होंने जो कहा है उसकी तैयारी उन्होंने बहुत पहले से कर ली थी। या तो वो पानी के लिए हाहाकार मचेगा, या वहां पे एक एक बूंद के लिए पानी तरसा जाएगा, जो हम पिछली बार तक से 10 सालों से हम नहीं कर रहे थे, हम करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूर आपने करा है। अब आपको उस चीज का, मैं कहती हूँ, जैसे एक हमारे यहाँ एक मेडिकल साइंस में ये जुगुलर वेन होती है, यहाँ पर जुगुलर वेन होती है। अगर आपने जुगुलर को पकड़ लिया, काट दिया, खत्म है। इंडस वैली ट्रीटी जुगुलर वेन की तरह है, जिसको आपने जहां दबा दिया तो ना ऑक्सीजन ब्रेन में जाने वाला है, ना शरीर में जाने वाला है। ये आपके न्यूक्लियर वॉर से बड़ा वेपन है जो पाकिस्तान को खत्म कर देगा। तो आज हमने जो ये इस उनकी दुखती रग पे जो हमने हाथ रख दिया है,
बल्कि पैर रख के मसल दिया है, इसके बहुत लंबे परिणाम हैं। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, ये जो इनके जितने महान जर्नल लोग हैं जो बहुत तरह तरह के भाषण दे रहे हैं, आसिम मुनीर और बहुत सारे लोगों ने जो बहुत सारे भाषण दिए हैं, जस्ट टू इन्फॉर्म एंड टेल, आपके माध्यम से मैं बाकी सारे लोगों को बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आई है बाहर। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि इस तरह के बहुत सारे प्राइवेट जेट्स पाकिस्तान से बाहर उड़ रहे हैं। वो प्राइवेट जेट कहाँ जा रहे हैं? जिसकी जैसी औकात और जिसकी जैसी हैसियत, वो अपने परिवारों को वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। यानी कुछ लोग दुबई, कुछ लोग फ्रांस, कुछ जर्मनी, कुछ यूके, लंदन, और बहुत सारे लोग कनाडा और कुछ यूएस, कुछ एक आध दो ऑस्ट्रेलिया भी गए हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। यानी पाकिस्तान अपने बड़े बड़े जनरल, बड़े बड़े कर्नल, बड़े बड़े लोग अपने अपने परिवारों को शिफ्ट कर चुके हैं, कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो जो हिसाब अभी तक किताबों में था वो हिसाब हो रहा है। होगा, बिल्कुल होगा। युवा, मैं NLIU जबलपुर में बैठा हुआ था और कुछ युवाओं से बात कर रहा था। 22 तारीख का ही दिन था। वो मुझसे बोले कि ललित जी, हमने आज IPL ना देखना तय किया है। युवाओं के लिए बड़ा बड़ा स्टेप था। और वो बोल रहे थे कि मैच की, जब भी मैच जीतते हैं तो हम खुशी मनाने के लिए चौराहों पे चले जाते हैं, इसका दुख बनाने हम कहाँ जाएं, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो युवाओं को इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, या वो अपना पार्टिसिपेशन कैसे सबमिट करें इसमें, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, युवा शक्ति जो है वो भरपूर शक्ति है। ऐसा कहते हैं कि वर्ल्ड ओवर जितने आंदोलन हुए हैं, जितने बदलाव हुए हैं, वो सब यूथ जनरेटेड थे। आप अगर हमारे देश के इतिहास को अगर देख लें तो माननीय जयप्रकाश जी खुद वो युवक नहीं थे, लेकिन उन्होंने युवक लेड आंदोलन करा। पिछली बार अन्ना हजारे बुजुर्ग थे, लेकिन एक अलग आंदोलन उन्होंने खड़ा करा। वो कहाँ गया वो एक अलग विषय है, कौन उभर के आ गया वो एक बहुत ही खराब समझ तो वो लेकिन युवा की जो शक्ति है, उस शक्ति को जैसे अगर हम कहें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की तरह वो एक पावर है जो बहुत कुछ एनर्जी जनरेट कर सकती है। दिस इज दैट काइंड ऑफ अ पावर। इसको एक प्रॉपर चैनलाइजेशन की आवश्यकता है। उस चैनलाइजेशन को यदि हम करें तो हम एक बहुत इंटरेस्टिंग, नया, उभरता, शक्तिशाली, सबल, संबल हम भारत खड़ा कर सकते हैं। सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। वी कैन नॉट हैव जस्ट वन वेज एंड मीन्स। ज़रूरी नहीं है किसी ने IPL को बोला, मैंने कुछ और बोला, किसी ने कुछ अपने तरीके से बोला। हम विशाल देश हैं, हमारे सबके अपने अपने सोच विचार हैं। हो सकता है आप सही हो सकता है कोई और सही हो, लेकिन इस शक्ति को अब अपने हिसाब से, अपने विचारों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भारत के लिए मुझे खड़ा होना है। सर्वोपरि देश प्रथम जो हमारी सोच है, राष्ट्र प्रथम जो हमारी सोच है, बस अगर इसके साथ ही युवा खड़ा हो जाए तो मुझे लगता है कि हम बदलाव के कगार पर तो खड़े ही हैं। और इस कोई बहुत एक नया चमत्कार, एक नया भारत हम ना अन्य पंथा ऐसा पंथा। बिल्कुल। जो मरे उनका एक धर्म था, जिनने मारा उनका भी एक धर्म था। तो आतंकवाद का क्या धर्म है? जो इंदौर में जो परिवार जिसने नाथियल जी, उनके परिवार से मैं मिल के आई, उनकी पत्नी का एक वीडियो आया बाहर जिसमें उन्होंने कहा कि हमने कहा कि मेरे हस्बैंड तो ने बोला कि मैं तो ईसाई हूँ, उनको ईसाई समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने बोला मैं क्रिश्चियन हूँ। उनकी अपनी एक भाषा थी जिसमें उन्होंने क्रिश्चियन को किचन बोला, क्रिश्चियन हूँ। आई डोंट थिंक उनको समझ में भी आया होगा कि क्रिश्चियन क्या है, क्योंकि उनको सिर्फ जो सिखाया और बताया गया था वो था हिंदू और मुसलमान। सो उनको वो मुसलमान नहीं है बस ये पता चला, उनको ये क्रिश्चियन है और हिंदू नहीं है इसका भी डिफरेंशिएशन उनको करना नहीं आता था। जिस गोप्रो कैमरा को वो सिर पे लगा के चल रहे थे, जो डायरेक्ट टेलीकास्ट पीछे हो रहा था, जो उनके ईयरफोन्स में शायद कुछ बार बार उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, उस इंस्ट्रक्शंस में क्रिश्चियन का कहीं कोई एक SOP नहीं होगा, कोई ऑर्डर नहीं होगा। तो उन
सिरफिरों को ये समझ में नहीं आया कि इसको कलमा पढ़वाना है कि नहीं पढ़वाना। भाई जब वो क्रिश्चियन है, वो कह रहा है वो क्रिश्चियन है, तो वो हिंदू तो नहीं है, ये भी तय हो गया। पर सिर्फ कलमा पढ़ने वाले को ही उनको जिंदा रखना था, ये बात तय हुई थी। तो उसको भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनको भी मारा गया। आतंकवाद का वैसे तो कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर बार वो आतंकवादी एक ही धर्म का होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप किसी भी मदरसे में जाके यदि आप देखेंगे कि वो क्या शिक्षा दी जाती है। मैं अभी आपको चंबा का वापस एग्जाम्पल देती हूँ। मैं वहाँ गई, वहाँ पता चला कि एक छोटी सी पॉपुलेशन, बहुत सुदूर गांव था जो ऑलमोस्ट बॉर्डर पे गांव था। गांव का नाम था टीसा। 10,000 की पॉपुलेशन रही होगी? नहीं, ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन जो पॉपुलेशन है उसमें से करीब 72% वर मुस्लिम्स। उस 72 में मदरसे ही मदरसे थे। क्योंकि वो थोड़ी पगडंडियों पे नीचे जा जाके थे, तो मैं मदरसे पे नहीं जा पाई। लेकिन एक में मैं कहीं गई, पता चला कि यहाँ पे मदरसों में गर्मियों की जब छुट्टियां हो जाती हैं, इन सारे बच्चों को कश्मीर भेज दिया जाता है। कश्मीर में जाके ये बच्चे वहाँ रहते हैं गर्मी की छुट्टी में 2, 2.5, 3 महीने। और इन 3 महीने में रेजिडेंशियल मदरसे हैं वहाँ पर, जहाँ इनको रखा जाता है। और फिर वहाँ इनका तबीयत से रेडिकलाइजेशन होता है। जब वो बच्चा वापस आता है अपने घर में, आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे की मानसिकता किस तरह से वाइप आउट हो जाती है। जिस मदरसे में ये सिखाया जाता हो कि सिर्फ तुम और तुम ही हो जिसको विश्व पे राज करना है, दुनिया भर में राज करने वाले सिर्फ तुम हो, दूसरे धर्म को पालन करने वाले काफिर हैं, तुम्हारा ही धर्म सब कुछ है, बाकी सब काफिर हैं, तुम्हारा ही राज होना चाहिए, बाकी सब इस काबिल हैं कि उन्हें मार दिया जाए, और मारना तुम्हारा धर्म है। जब आपको ये 4 चीजें हर रोज ये बताई और सिखाई जाती हूँ, तो कोई भी बच्चा जो मासूम गीली मिट्टी का एक बच्चा है, जिसको आप किसी भी ढंग से ढाल सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं वो कैसे बन के बाहर निकलता होगा। तो जब आतंकवाद का ये धर्म सुनिश्चित हो गया है, तो ये हमारा जो उदारवादी विकार है, इसको खत्म करने का समय आ गया है। हमको थोड़ा कहाँ है उदारवादी? हम बिल्कुल उदारवादी नहीं है, हम बिल्कुल भी नहीं है। कई बार मैं आपसे फिर कहती हूँ कि कई बार हम उदारवादी नजर आते हैं, बिकॉज अगेन वी आर अ डेमोक्रेसी, पेनफुली ऑर्गेनाइज्ड। अगर हम डेमोक्रेसी नहीं होते, अगर हमारे पास एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट होती जैसे कि चाइना में है, तो क्या हमारा विकास बहुत अच्छा होता चाइना की तरह? क्या हम ये कह पाते कि हाँ हम बहुत प्रोग्रेसिव है? और वहाँ पे वो जो एक मुसलमानों के तबका है जिसको उन्होंने वाइप आउट कर दिया है, क्या वो बिल्कुल सही था? बिकॉज वहाँ तो ना मंदिर है ना मस्जिद है, कुछ भी वो किसी को पालन ही नहीं करने देते। तो क्या वो सही है? अगर वो सही है तो फिर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होनी नहीं चाहिए। और डेमोक्रेसी है इसलिए हमको सबको साथ लेके चलने का हमारा एक धर्म है जिसको हम पालन कर रहे हैं। सामने वाला यदि अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा और हमारा साथ नहीं दे रहा, तो हमारा धर्म ये कहता है कि अब नहीं। मैं काफी लोगों से मिला अभी बीच में, क्योंकि हम मालवा से हैं, हम बीच में हैं देश के, और सबसे ज्यादा सुरक्षित है। ना हमने कभी बाढ़ देखी है ना कभी आंधी देखी है। तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों को कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए? यहाँ बच्चा बूढ़ा जवान सब कंट्रीब्यूट करने के लिए उधार बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है कैसे कंट्रीब्यूट करें इस चीज में? मालवा दाल बाटी खा के सोने के लिए प्रसिद्ध है, और घी से भरी हुई बाटी खाओ, बढ़िया दोपहर में सो। पुरानी कहावत है कि वो एक बाबा से पूछा, पेड़ के नीचे बैठ के सो रहे थे, उनने पूछा कि आप बड़े गजब है, आप सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? चैन की नींद सो रहा हूँ, बैठा हूँ, आराम कर रहा हूँ। बोले आप अगर यहाँ काम करते, मेहनत करते तो और आगे बढ़ते, फिर पैसा कमाते, फिर और अच्छा ऊपर जाते, ये करते, ये भी ले लेते, वो भी कर लेते। बोले फिर चैन की नींद सोते। तो बोले अभी भी तो सो रहा हूँ। हम मालवा के लोग चैन की नींद सोने वालों में से हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। आप जब बॉर्डर पे जाते हैं
बॉर्डर के लोगों से जब आप बात करते हैं, उनमें जो एक जिद होती है, जो एक जज्बा होता है, जो एक लड़ने की ताकत होती है, जो दांत भींच के, मुट्ठी भींच के लड़ भिड़ने की जो एक शक्ति होती है, वो मालवा के लोगों में नहीं है। आप बताइए, हमारे पास मालवा से कितने लोग सेना में गए हैं? हाउ मेनी? व्हाट इज द परसेंटेज? नो। हम कोई हमको मारने आएगा, हम दुबकना पसंद करेंगे, हम मारना पसंद नहीं करेंगे। अरे मत लड़ रहे, मत लड़। क्यों? हमें पत्थर फेंकना नहीं आता है? हमारे घरों में पत्थर इकट्ठे नहीं हो सकते? हम भी कर सकते हैं। करिए अपने घरों में पत्थर इकट्ठा। जिस दिन कोई अगर आएगा तो आपको क्या पत्थर फेंकना नहीं आता है? मारिए। किसने रोका है आपको? क्या आपके पास मिर्ची नहीं है घर में? क्या आपके पास लाठियां नहीं है घर में? सीख ही लेंगे तो ऐसा क्या बुरा हो जाएगा? अपनी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के मामले में सेल्फ डिफेंस सिखाने के कारण, बताने के कारण, क्या उनको आप सिखा नहीं सकते? क्या अपने बच्चों को आप 4 श्लोक नहीं सिखा सकते? क्या अपने बच्चों को आप अपने सनातन के बारे में आप सिखा नहीं सकते? क्यों नहीं हम इस तरह की सोच के साथ चलते? चलिए, आपके खून में, अगर आपके शरीर में खून उबलने लगा है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स, ड्राइंग रूम कमेंट्स, ड्राइंग रूम में बैठ के बोलना बंद करिए। जो करना है अब या तो करके दिखाइए और प्रूव करिए कि आपके खून में भी उतना ही उबाल है जितना कि एक बॉर्डर के गांव में रहने वाले के कारण है, और जो उसको भोगना पड़ता है, भुगतना पड़ता है, क्या आप भोगने के लिए तैयार है या नहीं है? जाइए और जाके लड़के जो आप जो कर सकते हैं, जहां कर सकते हैं, जैसा कर सकते हैं, करिए जरूर। बैठे मत रहिएगा और ड्राइंग रूम में बैठ के ज्ञान मत दीजिएगा। इतना मेरा सिर्फ कहना है। तो जिसका खून ना खोले वो खून नहीं, वो पानी है। मातृभूमि के काम ना है, वो बेकार जवानी है। हमारे बीच में डॉक्टर दिव्या गुप्ता थी, और ऐसे ज्वलंत मुद्दों पे आपको और भी हम मिलते रहेंगे।